प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य के हमारे महान कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में उपमानित किया गया है, यानी मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में जानेंगे। राष्ट्र कवि के रूप में और तथा 2 बार ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। राष्ट्रवादी कवि होने के कारण इनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावनाओं को प्रमुखता दी गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया गया, क्योंकि यह एक ऐसी रचना थी जिसमें भारत भारती में देश की गौरव गान को लिखित किया गया है, देश की मान मर्यादा का उल्लेख किया गया है और अंग्रेजों के विरुद्ध उसमें बात कही गई है। तो अंग्रेज सरकार ने उनकी इसको जब्त कर लिया। फिर भी उनकी अधिकतर रचनाओं में हमारी मातृभूमि, देश के गौरव और राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में या इनकी पुस्तकों में देखी जा सकती है। इनकी रचनाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों से भी प्रेरित है, जैसे यशोधरा, साकेत, द्वापर, विष्णुप्रिया। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे भारतीय संस्कृति की गौरवमय इतिहास को बताती है। हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, वो उदारवादी संस्कृति रही है। साथ ही साथ द्विवेदी युग के प्रमुख कवि होने के कारण राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। साथ ही साथ इनकी रचनाओं में नारी भावना को भी प्रमुखता दी गई है। नारी वेदना, नारी भावना और मानवतावादी विचारधारा को भी प्रमुखता दी गई है। गांधीवादी विचारधारा से ये पूरी तरह से प्रभावित थे। राम राज्य, जिस तरह से गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, उसी तरह से इनकी रचनाएं भारत में सुख, शांति और समृद्धि का पताका लहराती हुई प्रतीत होती है। आज मैथिली शरण गुप्त हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो आज हमारे लिए प्रेरणा का आधार स्रोत है, हमारे देश के गौरवमय इतिहास का प्रमाण है। हमारी नारियों के त्याग, समर्पण और सेवा के भावों का उल्लेख इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाएं बड़े सरल आशयों को स्पष्ट करती है। तो आइए आज हम मैथिली शरण गुप्त की हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी जो हम पढ़ेंगे वो है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह मैथिली शरण गुप्त की काव्य सौष्ठव, यानी पूरी तरह से उसकी विशेषताओं को हमें बताना, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, यानी भाव पक्ष और कला पक्ष को आधार मान करके। ये परीक्षा में जरूर या तो किसी न किसी पात्र का चरित्र पूछा जाता है या फिर किसी भी कवि का काव्य सौष्ठव, यानी काव्य सौंदर्य। सौष्ठव का मतलब होता है सौंदर्य, उसकी विशेषताएं, काव्य की विशेषताएं, ये भी हम कह सकते हैं। तो आइए हम मैथिली शरण गुप्त के इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की गौरवमयी संस्कृति का गुणगान किया है। देखिए, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग धारा के महान कवि भारत की गौरवशाली परंपरा को
भारत की गौरवशाली परंपरा को विश्व में पहचान प्रदान करने वाले गांधीवादी विचारधारा के पोषक भारतीय संस्कृति के उपासक भारतीय संस्कृति के उपासक वैष्णव संस्कार को ग्रहण करने वाले मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाले मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाले देश की समस्याओं पर गहरी सोच रखने वाले गहरी सोच रखने वाले भारत की मानवतावादी दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट करने वाले भारतीय नारियों की स्वतंत्रता के पक्षधर भारतीय नारियों के स्वतंत्रता के पक्षधर भारतीय नारियों के प्रति भारतीय नारियों की स्वतंत्रता के पक्षधर यानी कि ये सारी विशेषताएं हम इनमें देख सकते हैं। भारतीय नारियों की स्वतंत्रता के पक्षधर, प्रकृति प्रेमी सौंदर्य के पारखी सौंदर्य के पारखी हिंदी साहित्य में
राष्ट्र कवि के नाम से, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हिंदी भाषा, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है, यह है जो हम लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आरंभ में। तो मैं बता दूं, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग धारा के महान कवि, भारत की गौरवशाली परंपरा को विश्व में पहचान प्रदान करने वाले गांधीवादी विचारधारा के पोषक, भारतीय संस्कृति के उपासक, वैष्णव संस्कार को ग्रहण करने वाले, मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाले, देश की समस्याओं पर गहरी सोच रखने वाले, मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट करने वाले, भारतीय नारियों की स्वतंत्रता के पात्रता, प्रकृति प्रेमी, सौंदर्य के पारखी, हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रखने वाले महान कवि मैथिली शरण गुप्त है। तो ये हम लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आरंभ में। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमारे नंबर आने की ज्यादा संभावना होती है। तो अब हम लिख सकते हैं उनके काव्य सौष्ठव पर। हिंदी साहित्य में द्विवेदी काव्यधारा में स्थान रखने वाले कवियों में, हिंदी साहित्य में द्विवेदी काव्यधारा में स्थान रखने वाले कवियों में प्रथम स्थान मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, देशभक्ति एवं मातृभूमि के प्रति अपना गहरा अनुराग प्रकट किया है। यानी देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति अपना गहरा अनुराग प्रकट किया है। 1912 में रचित रचना भारत भारती ने अंग्रेज शासन की जड़ें हिला दी थी। 1912 में रचित रचना भारत भारती ने अंग्रेज सरकार शासन की जड़ें हिला दी थी। गुप्त जी ने अपनी
रचनाओं के माध्यम से देश में एकता, अखंडता और मानवता की भावना का प्रचार प्रसार किया। अखंडता और मानवतावादी भावना का प्रचार प्रसार किया। गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है वो हमारे वास्तव में राष्ट्रीय गौरव थे। देश की आजादी के समय जब उन्होंने देश हमारा गुलाम था अंग्रेज सरकार के, तो उन्होंने उसी समय 1912 में लगभग भारत भारती की रचना की। भारत भारती में केवल देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और समर्पण और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बहुत सारी बातें कही गई है। लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम उन्होंने किया था। लोगों में अपने हित की सोचने की, देश हित को सोचने का आग्रह किया था और शोषण की नीति का विरोध करने का उसमें आग्रह किया। इसलिए अंग्रेज सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि उसमें अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का विरोध किया गया था। अंग्रेज सरकार ने जो आम आदमी लोगों के प्रति जो अत्याचार वो करते थे उसका विरोध किया था। जो उद्योग धंधे वो नष्ट कर रहे थे, यहाँ के लोगों पर अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, उसके प्रति गुप्त जी का हृदय है वो विदीर्ण हो उठा और उन्होंने भारत के लोगों की रक्षा का संकल्प किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जन जागरण का एक ऐसा शंख फूंका, एक ऐसा रूप प्रकट किया कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, देश में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार किया। इनकी रचनाएं देश के समस्त लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। ये राष्ट्रकवि ऐसे ही नहीं कहलाए। इनकी रचनाएं, इनकी भावनाएं, इनकी जो भी रचनाएं, उन सभी रचनाओं में हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी मातृभूमि का और हमारे इस देश के हित का संकल्प इसमें दोहराया गया है। तो यही हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से राष्ट्र, और अब हम किन विशेषताओं को बारी बारी एक एक विशेषताओं को जो उनके भाव पक्ष को प्रकट करती है, विशेषताओं को इस प्रकार देख सकते हैं। प्रथम पक्ष हम देख सकते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष आएगा हमारे, तो इसलिए ये सभी जो भाव पक्ष में जो विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, एकता और अखंडता की विचारधारा है, ये सभी भाव पक्ष के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से ये द्विवेदी युग धारा के बारे में मैंने बताया। अब देखिए अब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं या जान सकते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में बहुत ही अच्छा काव्य उन्होंने लिखा है। ऐसा काव्य जो राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाला है, जो मानवीय चेतना को जगाने वाला है, जो देश के हित का है। ऐसे ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा पंख शंख उन्होंने बजाया जिससे देश में एक क्रांति उत्पन्न हो गई, देश में एक परिवर्तन की लहर उत्पन्न हो गई।
तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त। अब आता है भाव पक्ष। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर, राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख है। राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख है। वे इनकी रचनाएं हमारे गौरवशाली ऐतिहासिक भारतीय परंपरा को प्रकट करने वाली है। इनकी रचनाओं में देशभक्ति, मातृभूमि प्रेम, नारी भावना, आदर्श चरित्र, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गूंज, इनकी रचनाओं में सुनी जा सकती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देश के गौरव को, आत्म स्वाभिमान को जगाने वाली रचनाएं हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति की अनुगूंज को या गूंज की सुनी जा सकती है। जो इस प्रकार अब हम पॉइंटों में आ जाते हैं। चलो, सबसे पहले भाव पक्ष का पहला पॉइंट है, वो है भारत के गौरवशाली अतीत की, गौरवशाली अतीत का गुणगान। ये है मैथिली शरण गुप्त के विचार। भाव पक्ष में भारत के गौरवशाली अतीत का गुणगान। गुप्त जी के काव्य में भारत की प्राचीन सभ्यता, यानी गुप्त जी के काव्य में भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कार के दर्शन होते हैं। हमारा भारत सबसे प्राचीन देश है। हमारा भारत सबसे
प्राचीन देश है जहां सभ्यता और संस्कृति, जहां सभ्यता और संस्कृति, जहां सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। इस भारत की भूमि पर ऐसे महान पुरुषों ने भी जन्म लेकर भारत के गौरव को बढ़ाया है। मात्र भारत की इस भूमि पर ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लेकर के भारत के गौरव को बढ़ाया है। भारत की संस्कृति उदारवादी रही है। भारत की संस्कृति उदारवादी रही है। भारत की संस्कृति उदारवादी रही है। यह भारत की गौरव परंपरा के बारे में है कि किस तरह से उदारवादी रही है। भारतवर्ष ने अपनी मर्यादा की सदैव रक्षा की है। सदैव रक्षा की है। हिमालय भारत का गौरव है। भारत का गौरव है। गंगा नदी भारत को धन्य दान से, गंगा नदी भारत को धन्य दान से पोषित करती है। धन्य दान से पोषित करती है। हमारे पूर्वजों ने सदैव देश की गौरवशाली, हमारे देश के पूर्वजों ने सदैव देश की गौरवशाली परंपरा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। इसका उदाहरण है
कि किस तरह से ये उदाहरण है, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। यानी कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से मरना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने देश के लिए, अपने आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर के हमारे इस देश के आन बान और शान, इस देश की रक्षा की है। तो वैसे ही किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब निज पूर्वजों को याद करना चाहिए। अपने पूर्वजों को याद करो, सोचो कि उन्होंने अपने गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर के हमारी इस सभ्यता और संस्कृति की रक्षा संभव हो सकी है। इसका उल्लेख कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के पद्यांश में किया है। अब हमारा दूसरा आएगा, वो है दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट हमारा है, वो है यथाशीघ्र, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कवि मैथिली शरण गुप्त ने देश की समस्या, दूसरा है देश की समस्याओं पर चिंतन, ये भी है देश की समस्याओं पर चिंतन। हमारा देश किस तरह से अंग्रेजों के चुंगल में फंसा हुआ था, हमारा देश किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, अंग्रेज सरकार हम पर जुल्म कर रहे थे। तो ऐसे में देश की समस्याएं होना स्वाभाविक है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया, रोटी कपड़ा और मकान भी मिलना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी की समस्या, भूख की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, इन सभी देश की समस्याओं के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया है कवि मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी ने भारत देश में अनेक समस्याओं गुप्त जी ने भारत देश में गुप्त जी ने भारत देश में व्याप्त अनेक समस्याओं पर विचार व्यक्त किया है, हमारे देश में आम आदमी शोषण का शिकार है,
हमारे देश में आम आदमी शोषण का शिकार है। अंग्रेज सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो इनके ऊपर विचार किया है। देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमें ध्यान देना चाहिए कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे देश को प्रभावित कर रही है। रोटी के लिए तरस रहे हैं। देश में बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने हैं। हमें एकता के सूत्र में बंध कर इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। हमारा देश प्रगति करे, सभी का समान विकास हो, सभी का समान विकास हो, त्याग, सेवा, समर्पण की भावना, अपनाकर हम देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आओ हम देश की इन समस्याओं पर मिलकर समाधान खोजें।
आओ हम देश की इन समस्याओं पर मिलकर समाधान खोजें। तो ये सारी बातें मैथिली शरण गुप्त ने कही है। अब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण है, हम कौन थे, क्या हो गए। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे और क्या होंगे और क्या होंगे, क्या होंगे अभी। आओ मिलकर करें, आओ मिलकर करें, आओ मिलकर करें, आओ मिलकर आज, आओ मिलकर आज ये समस्याएं, आओ मिलकर करें, आओ मिलकर, आओ विचार, ये दोबारा लिखता हूं। आओ विचार करें, आओ विचार करें, आओ विचार करें आज, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये गुप्त जी के विचार हैं। हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होंगे। देश के सामने समस्याएं हैं जो कि थे, उसका कोई सुधार नहीं हुआ है। आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं, जो भी समस्याएं सामने हैं सभी मिलकर के समाधान खोजने पर ही उपयुक्त समाधान निकल सकता है। हाथ पे हाथ धरने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें कर्मशील बनना होगा, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा, देश के प्रति जागरूक होना होगा, इस मातृभूमि के प्रति समर्पित होना होगा। तभी हम अपनी देश की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार देश की समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार देश की समस्याओं के समाधान के लिए कवि ने सभी को जाति धर्म वर्ण आदि भूलकर केवल समस्याओं पर गहराई से चिंतन करना होगा। यानी कि जब तक हम सब एक साथ नहीं बैठेंगे, देश की समस्याओं पर मिल करके एक निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हमारी इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम एक मंच पर बैठें, आपस में विचार व्यक्त करें, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर किस तरह से समाधान हो सकता है। ये तभी हो सकता है कि हम न तो जाति के भेद करें, न वर्ण का भेद करें, न धर्म का भेद करें। इन सब चीजों को भूल करके हमें यह ध्यान रखना चाहिए हम भारतीय हैं और भारत की ये जो समस्याएं हैं ये समस्त एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की, पूरे भारत की समस्या है। इन समस्याओं को हमें जड़ से समाप्त करना है, मिटाना है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने देश की समस्याओं पर गहराई से चिंतन करने का आग्रह किया गया है। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी, बेकारी, ये जितनी भी समस्याएं हैं जो देश की प्रगति में बाधक है, अवरोधक है, इन समस्याओं के लिए यद्यपि मैथिली शरण गुप्त जी ने आजादी के बाद की परिस्थितियों को भी देख लिया था, क्योंकि उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। तो उन्होंने परिस्थितियों को देखा था कि आज भी आजादी के बाद भी हमारे देश में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में उन समस्याओं के ऊपर भी विचार किया है। इससे पूर्व उन्होंने गुलामी का वक्त भी देखा है और उस गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए लोगों में जागरूकता के भाव उत्पन्न किए हैं, लोगों में चेतना का भाव उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा पॉइंट, यानी कि देश की समस्याओं पर चिंतन, ये दूसरा पॉइंट था जो भाव पक्ष में है, जो हमने इस तरह से इसको व्यक्त किया है।